हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जो टिश्यू पढ़ा था उसी के बारे में फिर से पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पुराना रिवाइज कर लेते हैं कुछ और नया उसके आगे पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यू की जो डिफिनेशन मैंने बताई थी आपको वो थी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with their intercellular matrix having a common origin सिमिलर सेल्स का कोई एक ग्रुप जो कि अपने एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ भी है और उसकी ओरिजिन जो है वो कॉमन है। तो ऐसी संरचना को हम एनिमल टिश्यू के नाम से जानते हैं। एनिमल टिश्यू क्या है? सिमिलर सेल्स का गुच्छा जिसमें कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी पाई जाती है और वो एक कॉमन ओरिजिन से मिलके बनता है। और जब वो किस डिफरेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है। अगर उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है तो उसका मतलब उसका फंक्शन भी अलग अलग होगा। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि टिश्यू क्या होता है। सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी रहती है, वो कॉमन ओरिजिन से मिलके बनता है और उसके हिसाब से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन फॉलो करते हैं। उसके आगे टिश्यू का जो है क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि कितने तरीके के टिश्यू होते हैं, जिसमें कि एपिथेलियल टिश्यू था, सेकेंड वन आपका कनेक्टिव टिश्यू है, थर्ड मीजो मस्कुलर है एंड फोर्थ जो है आपका वो न्यूरल टिश्यू है। तो चार तरीके की टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो तीनों जर्म लेयर से मिलके बना है, एक्टो, मीजो और एंडो। कनेक्टिव जो है वो केवल मीजो से मिला है, मस्कुलर जो है बिल्कुल मीजो से है और न्यूरल जो है वो एंडोडर्मल है। तो इनकी ओरिजिन भी याद रखनी है कि किस जर्म लेयर की ओरिजिन से ये टिश्यू बने हैं। तो एक्टो, मीजो, एंडो से एपिथेलियल बना है, मीजो से कनेक्टिव बना है, मीजो से ही मस्कुलर बना है और एंडो से न्यूरल टिश्यू जो है वो बने हुए हैं। ये सारा मैं रिवीजन का पार्ट बता रही हूँ जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कवरिंग एरिया देता है, प्रोवाइड ए कवरिंग एरिया लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइनिंग फॉर some part of the body।
प्रोवाइड कवरिंग एरिया या लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ये एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है। इसके अलावा अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो ये स्किन में उसका एग्जाम्पल है। एपिथेलियल टिश्यूज को कवर करने के लिए स्किन्स यूज होती है। बॉडी वॉल के अंदर की कवरिंग, ऑर्गन्स के बाहर की कवरिंग, तो ये सब एपिथेलियल टिश्यू का ही काम होता है। एपिथेलियल टिश्यू से मिलके स्किन बनी है और इसका काम है कोई भी बॉडी के अंदर वॉल है, चाहे वो ऑर्गन के अंदर की है चाहे वो ऑर्गन के बाहर की है, उस सब को कवर करने का, लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम एपिथेलियल टिश्यू का रहता है। अगर उसको सिंपल भाषा में समझे तो कोई भी फ्री सरफेस हो, कोई भी फ्री सरफेस है, कोई भी फ्री सरफेस होगा तो वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होगा। इसके अलावा इसमें वेरी लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इसकी जो सेल्स हैं वो बहुत पास होती हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। एपिथेलियल सेल्स के पास हमेशा नीचे कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू की, ये तो एपिथेलियल टिश्यू हो गए आपके, और ये हो गए कनेक्टिव टिश्यू, उसी से मिलके बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती है। इसी मेम्ब्रेन से एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन जाता है, इसी से आपका जो न्यूट्रिशन निकलता है वो इनमें जाता है। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू इज़ एवास्कुलर, क्योंकि इनमें ना तो कोई ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं और ना ही कोई नर्व्स पाई जा रही है। सेंसेशन ना के बराबर इसमें होगा। तो कैसे इसमें सेंसेशन का पता चलेगा? स्किन आप टच करो तो कैसे सेंसेशन पता चलता है? तो यही होता है कि इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स और सारी नर्व्स पाई जाती हैं, उसकी वजह से हमें जो भी है मैसेज है वो पता चलता है। पर अगर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूछा जाए तो ये एवास्कुलर है। अब नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब चैप्टर नहीं, न्यू टॉपिक जो मैंने पिछले किसी लेक्चर में आपको भी नहीं बताया, वो ये है कि एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन क्या है। तो एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन ये है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल का मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर केवल एक लेयर, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी इस पे केवल एक लेयर। कंपाउंड एपिथेलियल मतलब कि एक लेयर तो है आपकी एपिथेलियल टिश्यू की, उसके ऊपर एक और लेयर। तो ये हो गया इसका एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। और अब आते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो जनरली शेप के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। एक लेयर है, इसका मतलब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। स्क्वैमस, इसके अंतर्गत आते हैं आपके स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू।
जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पिचके हुए सेल्स पड़े होते हैं। ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो भी सेल्स पड़ी है वो सारी पिचकी हुई पड़ी इन दिस टाइप। मतलब एवास्कुलर तो होता ही है, पर अगर उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है तो बिल्कुल पिचका हुआ पड़ा है, तो इसको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत स्क्वैमस एपिथेलियल में क्लासिफाई कर रखा है। और सेकेंड वन जिसमें क्यूबॉइडल जो है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूब जैसे सेल्स, यही स्ट्रक्चर अगर हमें क्यूब लाइक दिखेगा, यूं 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 यूं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड वन अगर हम जाएं तो ब्रेस्ट बॉर्डर, ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल ये भी, बट ब्रेस्ट बॉर्डर में आ गया तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ये जो है ये इस तरीके की संरचना ले लेगा। तो 3 तरीके के, अभी तो मैंने आपको बताया कि अभी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू 3 तरीके के हो सकते हैं। एक स्क्वैमस जिसमें कि सेल्स जो है पिचकी हुई पड़ी होती हैं, एक क्यूबॉइडल जिसमें कि क्यूब लाइक सेल्स दिखती हैं, तीसरा है ब्रेस्ट बॉर्डर जिसमें कि ये संरचना ब्रेस्ट की तरीके हो जाती है। और ब्रेस्ट बॉर्डर के बारे में और जाने तो साइटोप्लाज्मिक साइट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देता है। ये ब्रेस्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो इसमें इसको उसमें प्रेशर की वजह से, जहाँ जहाँ इसमें प्रेशर लगता है उसमें ये आउटिंग दिखती है और इसमें ये प्रोजेक्शन लाइक इसमें स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं। पूरी संरचना को हम ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कह रहे हैं, बट ये जो रचना है उसको माइक्रोविलाई बोलते हैं। अब दे इंक्रीज सरफेस एरिया, इसका वर्क क्या है, ये क्यों ब्रेस्ट बॉर्डर के तरीके है, तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया जब हमारा बढ़ जाएगा तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे आप ब्रेस्ट में देखते हो, तो अगर ब्रेस्ट हमारी ज़्यादा स्मूथ है और ज़्यादा मतलब ब्रेसेस हैं, तो वो ब्रेस्ट इधर उधर हिल के जल्दी से दांतों को साफ़ कर देते हैं। उसी तरीके से उसको बोलते हैं सरफेस एरिया का बढ़ना। जब आपका ब्रेस्ट यूं यूं इधर मूवमेंट करता है तो वो ज़्यादा जगह पे अपना क्लीनिंग कर पाता है। इस चीज़ को हम सरफेस एरिया का बढ़ना बोलते हैं। तो इस माइक्रोविलाई की वजह से जो इसमें ब्रेस्ट लाइक अपीयरेंस दिखता है, इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इससे जो है एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। और एब्जॉर्प्शन सबसे आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की एपिथेलियम स्किन में अगर पाई जाती है तो वो आपके इंटेस्टाइन में ही पाई जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन आपका इंटेस्टाइन में ही होता है। अब हम देखें कि जो आपका ये तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के एग्जांपल हो गए। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के क्या क्या बताया मैंने, स्क्वैमस, सेकेंड वन बताया आपका क्यूबॉइडल, और थर्ड बताया ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल। क्या क्या बता दिया मैंने आपको, मैंने बताया कि सिंपल एपिथेलियम में आपकी स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल 3 तरीके के होते हैं। स्क्वैमस, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और ब्रेस्ट बॉर्डर। तो अब आते हैं कॉल्यूमिनार में
इसमें आते हैं कॉल्यूमनार में। तो कॉल्यूमनार जो होता है आपका, वो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बता रही हैं। तो उसमें टॉल सेल्स जिनका न्यूक्लियस थोड़ा बेस की तरफ होगा। कॉल्यूमनार के बारे में आप सुने, ऐसी सेल्स जो कि लंबी हैं, किसी भी संरचना की हो सकती हैं, और उनका न्यूक्लियस जो है वो यहाँ बेस की तरफ है थोड़ा सा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉल्यूमनार। लंबी है, बाकी इनका न्यूक्लियस जो है बेस की तरफ थोड़ा सा झुकाव लिए हुए है। आप इसके भी कई सारे वो हैं, जो है कि ये ब्रेस्ट बॉर्डर कॉल्यूमनार है ना। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बन जाएगी उसको ब्रेस्ट बॉर्डर कॉल्यूमनार बोलते हैं। अब सीलिएटेड, अब अगर हम सीलिएटेड में आए तो क्यूबॉइडल सेल्स या तो कॉल्यूमनार सेल्स हो, उसके ऊपर धागे जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको हम सीलिया बोलते हैं। सीलिया मूव करके चीज़ों को आगे ट्रांसपोर्ट करता है और इसको हम सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो सीलिएटेड में क्या होता है आपका कि वही जहाँ ब्रेस्ट की तरीके अपीयरेंस बना होता है, उसी जगह पे आपका सीलिया की तरीके के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। सीलिया से आप क्या समझते हैं? माइक्रोविलाई के बारे में भी बताया। माइक्रोविलाई वही होता है कि आपका ब्रश लाइक अपीयरेंस। अब सीलिया भी बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर होता है जैसा कि आपका माइक्रोविलाई होते हैं, यूं। अब सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बता रहे हैं। तो ये इस तरीके का क्यूबॉइडल सेल्स कॉल्यूमनार हों, उसके ऊपर धागे जैसा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं वो किस चीज़ के होते हैं? प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? सीलिया। और ये सब्सटेंस की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वो भी सब्सटेंस है, उसको मूव कराने में इन सीलिया का बहुत अच्छा रोल है। तो अब कॉल्यूमनार के अंतर्गत आपने कितने पढ़े, क्या स्ट्रक्चर रहता है कॉल्यूमनार का?
तो कॉलमिनार में के बारे में पहले तो मैंने बताया कि वो टॉल होता है और उसका जो स्ट्रक्चर, उसका जो न्यूक्लियस होता है बिल्कुल बेस पे होता है। ये उसकी खासियत है कॉलमिनार की। उसी में एक जो उसका क्लासिफिकेशन है वो है कि वो ब्रश बॉर्डर होता है कॉलमिनार, मतलब कि यही जो संरचना है वो ब्रश की तरीके दिखने लगती है। सेकंड है कि वो सिलिएटेड होता है, यही स्ट्रक्चर रहता है, बट उसको ब्रश बॉर्डर ना बोल के हम सिलिएटेड बोलने लगते हैं, और वो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करता है। तो इस कॉलमिनार के अंतर्गत आपने दो तरीके के ही पढ़े कि ब्रश बॉर्डर और सिलिएटेड। पर सिंपल एपिथेलियल में आपने क्या पढ़ा कि स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर, तीन तरीके के पढ़े आपने, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर। पर कॉलमिनार में आपने क्या पढ़े, ब्रश बॉर्डर और सिलिएटेड, दो ही तरीके के पढ़े। स्क्वैमस और कॉलमिनार में डिफरेंस क्या है कि स्क्वैमस सिंपल और कॉलमिनार में क्या डिफरेंस है कि सिंपल एपिथेलियल में आपको जो न्यूक्लियस है वो बीचों बीच मिलेगा, और कॉलमिनार में जो न्यूक्लियस है वो उसके बेस पे नीचे की तरफ कुछ धंसा हुआ मिलेगा। इसी से आप उसकी पहचान कर पाएंगे। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ये क्या होते हैं, ये स्ट्रेटिफाइड नहीं है, लेयर्ड नहीं है। स्ट्रेटिफाइड से मतलब होता है कि इनमें लेयरिंग नहीं है, लेकिन कोई सेल बड़ा होता है और कोई सेल छोटा होता है, तो दूर से देखने में लगता है दो लेयर ऑफ सेल्स हैं। स्यूडो का मतलब है कि उसमें वास्तविकता नहीं दिखती है। स्यूडो मतलब झूठा। तो सबसे पहले एक बड़ा होता है और एक सेल्स में छोटी होती है, एक बड़ी होती, एक छोटी होती, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी। जब दूर से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके पास कई सारी सेल्स हैं इसमें, मतलब आपको अपीयरेंस इसका ऐसा दिखेगा, ऐसा कि दो लेयर है या तीन लेयर हैं, बट ऐसा होता नहीं, लेयर एक ही होती है और केवल इसमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। तो इस वजह से इस टिश्यू का नाम हमने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड रख दिया है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, सब अभी एपिथेलियल के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्लैंडुलर। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, तो ग्लैंडुलर से मतलब है कि आपके जो यही सेल्स हैं, जो ये सेल्स हैं वो या तो सिंगल यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं। अगर यूनिसेलुलर हैं तो इन्हीं को हम गोबलेट सेल्स बोलते हैं। यूनिसेलुलर हैं अगर, और ये सिक्रीशंस में हेल्प करती हैं। इसी तरीके से कुछ सेल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं, वो भी सिक्रीशंस में हेल्प करती हैं। तो यही जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो ग्लैंड की तरह के वर्क करने लगती हैं। जिस तरीके से आप ग्लैंड में लीवर ग्लैंड को पढ़ते हैं, सबसे बड़ी ग्लैंड है अपनी बॉडी की, जो कि बहुत सारे सिक्रीशन में, बहुत सारे डाइजेशन में हमारा हेल्प करती है। उसी तरीके से अगर एपिथेलियल टिश्यू की कोई भी सेल्स सिक्रीशन में भाग लेने लगती है तो उसको हम
ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत पड़ते हैं। उसका नाम डिफरेंट हो जाता है, अगर वो यूनिसेलुलर है तो गोबलेट सेल्स, अगर मल्टी सेलुलर है तो उसका अलग नाम होता है। वो हेल्प करती है आपके सिक्रीशन में। अब ये सिक्रीशन आपका डायरेक्ट वेन से हो, ट्यूब से हो, तो उसको हम सिक्रीशन में इसको जैसे कि बाइल जूस सिक्रीट होता है। बट अगर यही हमारा इनडायरेक्ट बिना किसी सेल्स, बिना किसी ट्यूब के अथवा नर्व से सप्लाई नहीं हो रहा है और इनडायरेक्ट वे में ये सिक्रीशन हो रहा है तो, और ये ब्लड में पाया जाता है, तो उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। ये आप पढ़ेंगे अपने उसमें। कंपाउंड एपिथेलियल के बारे में हम कल वाले लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना, पिछला रिवाइज कीजिए, नया जो अभी बताया है उसके बारे में एनसीईआरटी से पढ़िए। जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट पे मुझे बताएं। थैंक यू फॉर ऑल।